यूनिफिकेशन एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा देख लिया जाए। चलिए, यूनिफिकेशन एल्गोरिदम ये होता क्या है? तो यूनिफिकेशन एल्गोरिदम एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम दो एक्सप्रेशन को सेम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कैसे क्या होता है। इट इज़ ए सब्सटीट्यूशन, इट इज़ ए सब्सटीट्यूशन दैट मेक्स टू एक्सप्रेशंस इक्वल। किसी भी दो एक्सप्रेशन को अगर हमें इक्वल करना है तो एक पर्टिकुलर सब्सटीट्यूशन करना है और उसी सब्सटीट्यूशन को हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। ठीक है, अब चलिए एग्जांपल देखते हैं, ये जो चीज़ है और क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं पी ऑफ एक्स कॉमा ए और पी ऑफ बी कॉमा वाई। अब इन दोनों को हमें इक्वल करना है। इन दोनों को अगर हमें इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, x को अगर हम b से सब्सटीट्यूट करें, x की जगह b डाल दें और y की जगह a डाल दें, तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा p ऑफ बी ए और ये भी बन जाएगा p ऑफ बी ए। के लिए यूनिफिकेशन एल्गोरिथम यही होता है कि एक सब्सटीट्यूशन हम करेंगे जिससे दो जो एक्सप्रेशंस हैं वो इक्वल हो जाएंगे। देखो ये दोनों इक्वल हो गए इस तरह से। अब एक अगला चीज़ हम देखेंगे वो क्या है, सब सम्शन क्या होता है। ठीक है, सब सम्शन ये क्या होता है भाई? तो ये बेसिकली एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होता है। मैं इसके बारे में थोड़ा लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होता है। अब सवाल आता है कि ये जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है ये हम कहाँ पे लगाते हैं? तो ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हम रेजोल्यूशन एल्गोरिदम्स के ऊपर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? रेजोल्यूशन एल्गोरिदम्स के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, और ये लगाने के बाद क्या होता है, बेसिकली जो रिडंडेंट क्लॉज है, देखिए आप देखोगे कि रेजोल्यूशन एल्गोरिदम में कुछ ऐसे क्लॉजेस होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, वो रिडंडेंट क्लॉजेस हैं, तो उनको ये हटा देता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रिमूव्स रिडंडेंट क्लॉजेस, रिडंडेंट क्लॉजेस। तो ये रिडंडेंट क्लॉजेस को हटा देता है। अब अगला सवाल ये आता है कि इनपुट रेजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखो इनपुट रेजोल्यूशन देखो डिफ़िकल्ट तो है नहीं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो इनपुट रेजोल्यूशन क्या है, ये बेसिकली एक रेस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, ये एक रेस्ट्रिक्शन होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग जो ओरिजिनल सेट ऑफ क्लॉज हैं उनमें से हम लोग क्या निकालते हैं, उनमें से हम लोग एक पेरेंट क्लॉज को निकालते हैं। ठीक है, उनमें से हम पेरेंट क्लॉज को निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो ये क्या है, इट इज़ ए restriction of input where at least one parent clause is generated from the original set of clauses। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे, यानी ओरिजिनल जो भी आपके क्लॉजेस दिए हुए रहेंगे, ठीक है, उनमें से एक पेरेंट क्लॉज आपका जनरेट होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओरिजिनल सेट ऑफ क्लॉज। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम ये हमारा ओरिजिनल सेट ऑफ क्लॉजेस है जो हमें दिया हुआ है। अब इसमें से हमें प्रूफ क्या करना है पहले वो देखेंगे। देखो प्रूफ करना है हमें आर ए इज़ ट्रू, प्रूफ करना है आर ए इज़ ट्रू। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों से हमें क्या करना है, पहले ये देखो यहाँ पे क्या है, नेगेशन पी एक्स और क्यू एक्स, नेगेशन पी एक्स और क्यू एक्स। और हमें क्या करना है, यहाँ से ये पी एक्स जो है इसको हटाना है। अब पी एक्स क्या हमारे पास यहाँ पे कहीं पे है, नहीं है। तो हमारे पास पी से रिलेटेड क्या है, पी से रिलेटेड ये वाला है, तो ये पी ए है। अब इनको आप कैसे हटाओगे, ये तो इसका वेरिएबल एक्स है, इसका वेरिएबल ए है, अलग है, तो आप काट नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, बस सब्सटीट्यूट कर देते हैं। कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए कर देंगे, ठीक है, जैसे हमने ये किया, अरे एक मिनट रुको, यूनिफिकेशन हमने किया एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए जैसे मैंने कर दिया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ऑफ नेगेशन पी ए और क्यू ए और पी ए। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्यू ए बचेगा।
अब मुझे यहाँ पे वापस से क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ये QA को हटाना है ना। ये वाला जो क्लॉज है, ये आपका जो क्लॉज है, ये आपका डिराइव्ड क्लॉज है। क्यों डिराइव्ड है? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो क्लॉज है QA, ये आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा क्लॉज है? ये डिराइव्ड क्लॉज है, ये हमने डिराइव किया, ये पहले से था नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ होती है आपकी इनपुट रेजोल्यूशन में, कि हम लोग एक डिराइव्ड क्लॉज बनाएंगे फ्रॉम ए सेट ऑफ ओरिजिनल क्लॉजेस। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ आइटरेटिव डिपेंडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ आइटरेटिव डिपेंडिंग इन रेजोल्यूशन। इसका इम्पोर्टेंस देख लीजिए, ये भी एग्जाम में आता है। आइटरेटिव डिपेंडिंग इन रेजोल्यूशन, तो देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्यों हम लोग आइटरेटिव डिपेंडिंग करते हैं। ध्यान से देखना है ना। तो सबसे पहला है कि इनफाइनाइट सर्च को प्रिवेंट करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रिवेंट्स इनफाइनाइट सर्च। ठीक है, इनफाइनाइट सर्च को प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की बात कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की बात कर लेते हैं, तो आपका जो सर्च स्पेस है, ठीक है, जो सर्च स्पेस है, सर्च करने का जितना जगह है वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से लेके फिर यहाँ पे वापस से जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, मान लो एक से मुझे और 3 वेरिएबल्स मिले, वाई से और 3 वेरिएबल, फिर इससे और 3, इससे और 3, ऐसे करते करते आपका जो सर्च स्पेस है वो इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, और इनफाइनाइट होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका एल्गोरिदम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे करके टिल इन्फिनिटी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो सर्च स्पेस जो है इनफाइनाइट हो सकता है, तो आपको कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये इनफाइनाइट सर्च रोकने के लिए हम लोग जो है आइटरेटिव डिपेंडिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा कि इंश्योर करता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है कि किसी प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है, एग्जिस्ट करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सल्यूशन एग्जिस्ट्स। ठीक है, और इनकम्प्लीट अगर है कोई प्रॉब्लम, इसका मतलब उस प्रॉब्लम का कोई सटीक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आइटरेटिव डिपेंडिंग ये इंश्योर करता है कि कंप्लीटनेस है, मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है तो आइटरेटिव डिपेंडिंग उसको निकाल ही देगा। जल्दी भी निकाल सकता है, बहुत लेट में भी निकाल सकता है, लेकिन इफ देयर इज अ सॉल्यूशन देन आइटरेटिव डिपेंडिंग जो है उसको निकाल सकता है। तीसरा क्या है, क्या है फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ। फाइंड्स शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखिए, आइटरेटिव डिपेंडिंग जो एल्गोरिथम है, इसका एक बहुत ही अच्छा, अगर हम कह सकते हैं अच्छा प्लस पॉइंट है, वो ये है कि वो सबसे पहले वो शॉर्टेस्ट पाथ को, सबसे पहले छोटे रास्तों को देखता है, फिर बड़े रास्तों को देखता है। तो इसीलिए अगर कोई शॉर्टेस्ट पाथ है तो वो पहले ही उसको डिस्कवर कर लेगा, क्योंकि इसका एल्गोरिथम चलता ही ऐसे कि सबसे पहले छोटा रास्ता देखेगा और उसके बाद बड़ा रास्ता देखेगा। मतलब वो पहले ही एकदम डीप नहीं चला जाता है। अगर मैं आइटरेटिव डिपेंडिंग दिखाता हूँ, वो कुछ ऐसा होता है, आप एल्गोरिथम देख के समझ सकते हो। ठीक है, ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक आइटरेशन होता है, यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं दिखाता हूँ, ऐसे है, जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करेगा, पहले इसको देखेगा, फिर इनको देखेगा, फिर इनको देखते हुए जाएगा, फिर मान लो यहाँ से लेके जितना डेप्थ है वहाँ तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे आइटरेटिव डिपेंडिंग क्या है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च ही है, लेकिन एक रेगुलेटरी फैक्टर है। मतलब ऐसा नहीं कि ये एकदम नीचे तक जाएगा, नहीं, ये आई का वैल्यू या फिर एक कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू जितना होगा वो उतने लेवल तक ही देखेगा। अगर हम मान लेते हैं आई का वैल्यू 2 है, तो वो बस 2 लेवल्स तक ही देखेगा। ये हो गया आपका 0th लेवल, ये हो गया पहला लेवल, और ये हो जाएगा दूसरा लेवल। बस यहाँ पे ये एल्गोरिदम बंद हो जाएगा, इसके आगे ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह से। अच्छा, अगला चीज़ हम लोग देख सकते हैं, वो ये है कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ह्यूरिस्टिक। इम्पॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ह्यूरिस्टिक। एक अच्छा ह्यूरिस्टिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, चलिए देख लेते हैं। एक तो होना चाहिए आपका एडमिसेबल, मतलब कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, एडमिसेबल, दैट इट नेवर ओवर एस्टिमेट्स द एक्चुअल कॉस्ट। और दूसरा होना चाहिए कंसिस्टेंट, ताकि हम लोग अननेसेसरी नोट्स को इवेलुएट ना करें। ठीक है, बहुत एफिशिएंट वे में सर्चिंग करें, और एक्स्ट्रा अननेसेसरी नोट जिनको इवेलुएट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको हम लोग ना एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो ये आपका याद रखना होगा।
अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि ए स्टार सर्च एल्गोरिदम जो है इसको थोड़ा डिफाइन करो। तो देखो डिफाइन तो मैं उस तरह से आप लोग बना के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ए स्टार सर्च एल्गोरिदम की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बस इस फॉर्मूला पर चलता है, एफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। यहाँ पे जी एन क्या है, सोर्स नोड से करेंट नोड जहाँ पे आप अभी खड़े हुए हैं उसका जो कॉस्ट है वो, और एच एन क्या है, जिस जो नोड पे आप खड़े हैं वहाँ से आपका जो डेस्टिनेशन नोड है उसका कॉस्ट। ठीक है, उसका जो कॉस्ट है ये होता है एच एन। ठीक है, और स्टार्टिंग नोड से करेंट नोड जहाँ पे आप खड़े हैं उसका कॉस्ट है जी एन। तो इस तरह से अब आपको इसी को टोटल, और एफ एन क्या है, टोटल कॉस्ट, ये क्या है, टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से आपको जो है करना है। ठीक है, अब इसको आप बना के लिखिए, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, इसके बाद अभी हम लोग जो देखेंगे वो है कि एडमिसेबल और, ठीक है, एडमिसेबल और कॉन्सिस्टेंट ह्यूरिस्टिक के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो हमें पता है कि आपका जो है एडमिसेबल वो कभी भी ट्रू कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट नहीं करता। ठीक है, जो ट्रू कॉस्ट है उससे कम ही दिखाएगा। अगर कोई ह्यूरिस्टिक एडमिसेबल होगा, अच्छा ह्यूरिस्टिक होगा, तो एक्चुअल जो कॉस्ट है उसका प्रेडिक्शन एक्चुअल कॉस्ट के कम से कम ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नेवर ओवर एस्टिमेट, नेवर ओवर एस्टिमेट दी एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट को कभी ओवर एस्टिमेट नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम कॉन्सिस्टेंट ह्यूरिस्टिक की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को ये क्या करता है, सेटिस्फाई कर लेता है। अच्छा, सेकंड चीज़ की बात कर लेते हैं। ये क्या है कि इसका जो फॉर्मूला है ये है एफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, ये कर सकते हैं। और अगर कॉन्सिस्टेंट ह्यूरिस्टिक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा एफ एन सॉरी, ये हो जाएगा एच ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन, सॉरी जी नहीं, ये हो जाएगा सी ऑफ एन कॉमा एन डैश प्लस एच एन डैश। ये एन क्या है, एक करेंट नोड, और एन डैश क्या है, ये है नेबरिंग नोड। ठीक है, नेबर नोड की बात की जा रही है। ठीक है, बाजू वाला, और यहाँ पे ये इक्वल टू सिर्फ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, इतना ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं। आपको देखना है जो हमारा एडमिसेबल ह्यूरिस्टिक है वो हमेशा आपका कॉन्सिस्टेंट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एडमिसेबल ह्यूरिस्टिक, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मे और मे नॉट बी कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है, मे नॉट बी कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक है ये हमेशा एडमिसेबल होगा ही होगा। ठीक है, ऑलवेज एडमिसेबल। मतलब हम लोग एक ऐसा ग्राफ टाइप, एक डायग्राम से समझ सकते हैं बात को। ठीक है, तो वो डायग्राम कैसा है कि पहले आपको जो है एडमिसेबल होना पड़ेगा। अगर आप एडमिसेबल होते हैं देन ओनली आप कॉन्सिस्टेंट के एरिया में घुस सकते हैं। ठीक है ना, तो जो चीज़ कॉन्सिस्टेंट होगा वो तो एडमिसेबल है ही, तभी तो घुसा है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ एडमिसेबल है कोई गारंटी नहीं कि वो इस एरिया के अंदर चले जाएगा। ठीक बात है कि नहीं, तो ये डायग्राम आप याद रख सकते हो। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, वो क्या है, अरे यार चैट जीपीटी खुल गया कोई बात नहीं। देखो, अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एफ एन। ठीक है, एफ एन का क्या रोल है ये हमें जानना पड़ेगा। जो भी आपका ए स्टार जो सर्च एल्गोरिथम है, ठीक है, इसमें एफ एन का क्या रोल है। देखो, एफ एन का बेसिकली काम क्या है, एस्टिमेट करेगा टोटल कॉस्ट वाइल पासिंग थ्रू ए करेंट नोड। यानी मान लो ये हमारा सोर्स नोड है, ये करेंट नोड है जहाँ पे हम अभी हम है, और ये वाला जो नोड है डेस्टिनेशन है। तो हमें यहाँ से होते हुए जाना है। तो ये आपका हो जाएगा जी ऑफ एन, और ये आपका हो जाएगा एच ऑफ एन, और इन दोनों को मिला के हो जाएगा एफ ऑफ एन विच इज़ इक्वल टू जी एन प्लस एच एन। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि एफ एन क्या होगा। एफ एन इज़ बेसिकली द एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम फॉर रीचिंग फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन वाइल पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर नोड। ठीक है, इस नोड से आपको पास होना ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ एन का क्या रोल है, estimating the total cost for reaching
or reaching from the source node टू द गोल नोड, सोर्स नोड से लेके गोल नोड तक जाने का जो टोटल कॉस्ट है वाइल पासिंग थ्रू ए गिवन नोड इन, वाइल, ठीक है, एक मिनट, वाइल पासिंग थ्रू ए नोड इन नोड से पास होना पड़ेगा। तो ये है, लेकिन आपको ये जो इन जो करेंट नोड है इसके ऊपर से आपको जाना ही पड़ेगा, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ आपको ध्यान से समझना होगा, अगर हम इसको जीरो कर दें तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एन इक्वल टू एच ऑफ एन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च, जी बी एफ एस। तो ए स्टार एल्गोरिथम किसकी तरह बिहेव करेगा, ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च की तरह। अच्छा, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखें, ठीक है, एक मिनट जस्ट। अब अगर हम लोग ये कर देते हैं कि मैंने एच ऑफ एन को जीरो कर दिया तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एन इक्वल टू जी एन, तो ये बन जाएगा तो फिर ए स्टार सर्च एल्गोरिथम किसकी तरह बिहेव करेगा, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया वो है कि एग्जाम्पल ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज्ड इन पाथ फाइंडिंग, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज्ड इन पाथ फाइंडिंग। तो देखो पाथ फाइंडिंग में कौन सा ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज़ होता है, तो वो मैं बता देता हूँ। तो अगर मेरा जो पाथ है वो ग्रिड बेस्ड पाथ है, ठीक है, अगर मेरा जो पाथ है ये अगर आपका ग्रिड बेस्ड पाथ है तो फिर हम कौन सा ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे मैनहट्टन ह्यूरिस्टिक फंक्शन, मैनहट्टन ह्यूरिस्टिक फंक्शन। कैसे, और ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला मॉड ऑफ x2 माइनस x1 प्लस मॉड ऑफ y2 माइनस y1, ये x और y कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना, मॉड ऑफ y2 माइनस y1, ये होता है आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब ग्रिड बेस्ड सर्च है तो ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। अब अगर हम ध्यान से देखें, कि भाई मुझे इस पॉइंट से लेके, मैं इसको कर देता हूँ सर्कल, यहाँ पे जाना है, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसको हम लोग मैनहट्टन डिस्टेंस से निकाल सकते हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस। ओके, अगला सवाल जो आता है, ठीक है, वो है ऑप्टिमल पाथ फाइंडिंग हम किसे कहते हैं, ठीक है, ऑप्टिमल पाथ फाइंडिंग, ठीक है। तो बेसिकली आपका सोर्स नोड से लेके गोल नोड तक जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है या फिर शॉर्टेस्ट कॉस्ट वाला पाथ है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल पाथ फाइंडिंग, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये सोर्स है और ये हम मान लेते हैं गोल है। अब इधर बहुत सारे रास्ते हैं आपके, इधर से इधर, इधर एक पूरा नेटवर्क है रास्ते का, ठीक है। आप इधर से ऐसे जा सकते हो, फिर इधर से ऐसे जा सकते हो, ऐसे 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 करके, जैसे भी हो आप जा सकते हो, कोई इशू है नहीं, करके सभी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो इस तरह से। तो बेसिकली ये सोर्स वर्टेक्स से लेके गोल वर्टेक्स तक जाने का जो सबसे छोटा रास्ता है, सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला रास्ता है, उसे ही हम बोलते हैं, उस रास्ते को ढूंढ निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्टिमल पाथ फाइंडिंग, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो, ध्यान से देखना है ना, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोएस्ट कॉस्ट path from source node to goal node is called optimal pathfinding. ठीक है, हो गया होगा। अच्छा, बहुत सही। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टू एडवांटेजेस ऑफ ए स्टार सर्च, ठीक है, ओवर अनइन्फॉर्म्ड सर्च, ए स्टार सर्च ओवर अनइन्फॉर्म्ड सर्च। तो अनइन्फॉर्म से आपका ए स्टार सर्च अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, तो हम बता देते हैं। एक तो है आपका एफिशिएंट सर्चिंग होगी, ठीक है, पहला है एफिशिएंट सर्चिंग, क्यों, क्योंकि हमें पता है, ये आप डिस्क्राइब कर सकते हो, एफिशिएंट सर्चिंग होगी
क्यों? क्योंकि भाई ए स्टार्स जो है ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज़ करता है, जो कि एक एस्टिमेशन दे देता है कि आप जिस नोड पे, उससे आपका जो डेस्टिनेशन है वो जाने का आपका मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम टाइम कितना लग सकता है, ठीक है, और उसके लिए कौन सा एफिशिएंट सर्चिंग है, यानी वो ऑप्टिमल पाथ निकाल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, ए स्टार सर्च एल्गोरिदम जैसे आपके गूगल मैप्स वगैरह में शायद यूज़ होते होंगे, इसीलिए आपको किसी भी जगह से दूसरे जगह का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो दिखा देता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये तो है, और कम नोड्स को वो एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर्स लेस नोड्स, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अनइन्फॉर्म तो ब्लाइंड सर्च होती है, ठीक है, वो सारे नोड्स को एक्सप्लोर करेगा, ये नोड्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक्सप्लोर करेगा, ह्यूरिस्टिक फंक्शन के बेसिस पे वो नोड्स को एक्सप्लोर करेगा। अगर ह्यूरिस्टिक फंक्शन कम है, ठीक है, ऑप्टिमल पाथ दिखा रहा है, तो वो उस नोड को एक्सप्लोर करेगा इस तरह से, ठीक है, और एफिशिएंटली सर्च करेगा, वो सारे नोड्स को नहीं एक्सप्लोर करेगा, जो कि अनइन्फॉर्म सर्च में अगर 50 नोड्स है तो वो 50 नोड्स को ही एक्सप्लोर करेगा जब तक उसको और गोल नोड नहीं मिल जाता, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। जैसे BFS ब्लाइंड सर्च होता है तो वो ऐसे ही करता है, तो हमें कम नोड, क्योंकि हर एक नोड को आप एक्सप्लोर करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, हमें टाइम ही तो बचाना होता है, तो यही बात है। अगला जो चीज़ है वो क्या है कि जनरेटिव मॉडल क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, जनरेटिव मॉडल एक ऐसे टाइप का मॉडल होता है जो आप जो डेटा देते हो इस मॉडल को, उस डेटा में से ये पैटर्न्स को समझ लेता है और उसी पैटर्न्स के हिसाब से वो नए डेटा के ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये बेसिकली जो आप डेटा देते हो उसमें से ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेता है या फिर लर्न यानी सीख लेता है, ठीक है, लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा दैट यू प्रोवाइडेड, जो आपने दिया है उसमें से ये पैटर्न को निकाल लेगा और फिर क्या कर सकता है, नए डेटा को जनरेट कर सकता है, ठीक है, जनरेट्स न्यू डेटा बेस्ड ऑन द पैटर्न्स, बेस्ड ऑन द पैटर्न्स के रिस्पेक्ट में नए डेटा का जनरेशन ही कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू एप्लीकेशंस ऑफ गैन मॉडल्स, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। गैन का फुल फॉर्म क्या है, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, मैं बता देता हूँ, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। तो इनके दो एग्जांपल्स हम बता सकते हैं कहाँ पे ये यूज़ होते हैं। पहला है इमेज जनरेशन, कोई भी इमेज आपको जनरेट करना है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा है डीप फेक्स, मतलब फेक बट रियलिस्टिक इमेजेस, फेक बट रियलिस्टिक, ठीक है, ऐसा। गैन क्या है, ठीक है, तो बेसिकली गैन जो है, गैन हमारा एक जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क होता है जो कि एक जनरेटिव मॉडल जैसा ही होता है, यानी इसका काम भी यही होता है कि ये बेसिकली पैटर्न ढूंढता है और पैटर्न ढूंढने के बाद उसी पैटर्न का यूज़ करके वो नया नया डेटा बनाता है, ठीक है। गैन होता है ना, इसमें दो न्यूरल नेटवर्क होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका जनरेटर न्यूरल नेटवर्क और दूसरा होता है आपका डिस्क्रिमिनेटर न्यूरल नेटवर्क। ये दो तरह के आपके न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। तो जनरेटर क्या करता है, ये फेक डेटा बनाता है, ठीक है, फेक डेटा बनाता है और इसको रियल दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेटर है ये बेसिकली क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि कोई जो डेटा है वो रियल है या फेक है, ये वो डिटेक्ट कर लेता है जो डिस्क्रिमिनेटर है, ठीक है। अगर फेक डेटा है तो वो डिटेक्ट कर लेगा, ओके। अभी देखो ये होता कैसे, यहाँ पे कंपैरिजन होता है। जनरेटर क्या करता है, एक फेक डेटा बनाता है, डिस्क्रिमिनेटर उसको चेक करता है, चेक करके बोलता है कि नहीं ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, ये फेक लग रहा है। डिस्क्रिमिनेटर इसको एक फीडबैक देता है कि भाई अभी भी ये रियलिस्टिक नहीं है, तुम इसको और रियल बनाओ। ये वापस से एक इमेज, मतलब इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, वापस से एक इमेज बनाता है, जो गलतियाँ उसको देख के एक इमेज बनाता है, फिर वापस से बना के डिस्क्रिमिनेटर को देता है। फिर ये बोलता है हाँ ठीक है अभी थोड़ा और रियल हुआ है लेकिन अभी और रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है, वापस फीडबैक देता है। तो इस तरह से करते 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 एक अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेज बना के देता है और डिस्क्रिमिनेटर बोलता है नहीं अभी ये रियल ही लग रहा है, तो अभी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे वेरिएशनल ऑटो एनकोडर के बारे में। तो देखो वेरिएशनल ऑटो एनकोडर एक टाइप का ऐसा जनरेटिव मॉडल है जो बेसिकली किसी भी डेटा का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सीख लेता है और उसके हिसाब से
नए सिमिलर डेटा को जनरेट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सीखता है, किसी भी जो भी डेटा है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सीखता है और उसके बेसिस पर ये नए सिमिलर डेटा को जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, बेसिकली जो आपका वेरिएशनल इनकोडर है ये किसी भी इनपुट को एक फिक्स्ड वेक्टर में इनकोड नहीं कर देता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल इनकोडर में क्या होता है, कोई भी आपको इनपुट मिला आपने उसको एक वेक्टर में चेंज कर दिया, तो ये वो नहीं करता है। ठीक है, ये बेसिकली इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करता है। जो ट्रेडिशनल इनकोडर होता है वो उसको एक वेक्टर में चेंज करता है और जो वेरिएशनल इनकोडर होता है वो इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहेगा, मीन रहेगा, वेरिएंस रहेगा। ठीक है, इससे क्या कर सकता है, वो नए पॉइंट्स को जनरेट कर सकता है और न्यू डेटा भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका अगर आर्किटेक्चर देखें इनकोडर का, क्या होता है कि पहले इनपुट लेता है, फिर इनपुट को डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करता है, यानी उसको मीन और वेरिएंस एज एन आउटपुट हमें देता है। ठीक है ना, तो इस तरह से होता है। तो ये म्यू सिग्मा स्क्वायर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस होता है। अगर ट्रेडिशनल इनकोडर देखें, ए ट्रेडिशनल ऑटो इनकोडर इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क दैट इज यूज्ड टू लर्न एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय कंप्रेसिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग इट। तो बेसिकली ट्रेडिशनल ऑटो इनकोडर क्या होता है, ये बेसिकली डेटा का जो एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है इसको सीख लेता है और ये इसको एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन में कैसे बनाता है, पहले इसको ये कंप्रेस कर लेता है और फिर इसको ये रिकॉन्स्ट्रक्ट कर लेता है। तो इससे उसको जो है एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली करता क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इनपुट डेटा जो है, इनपुट डेटा को पहले ये कंप्रेस करता है छोटे यूनिट्स में, फिर कंप्रेस करने के बाद जो ओरिजिनल इनपुट है इसको ये बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट मतलब पहले इसको कंप्रेस कर दिया, फिर ओरिजिनल डेटा को वापस उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करता है, जिसे रिकंस्ट्रक्ट कहते हैं, जितना एक्यूरेटली हो सके। इससे क्या होता है, आपका रिकंस्ट्रक्शन का जो एरर है वो कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से होता है और यहाँ पे ये हर एक इनपुट को एक वेक्टर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और उसी वेक्टर से वो इनपुट को रीजनरेट करने की कोशिश करता है। अच्छा, पहले अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है लेटेंट स्पेस इन वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स। ठीक है, तो वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स में लेटेंट स्पेस क्या होता है, लेटेंट स्पेस इज अ हिडन लोअर डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन वेयर वीए स्टोर्स द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इनपुट डेटा इन ए कॉम्प्रेस्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। तो देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल ऑटो इनकोडर होता है, सॉरी वेरिएशनल ऑटो इनकोडर होता है, ये क्या करता है, सबसे पहले जो आपका इनपुट डेटा है इसको कॉम्प्रेस कर लेता है और कॉम्प्रेस करने के बाद एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसको रखता है। अब सवाल आता है कहाँ रखता है, तो ये लेटेंट स्पेस के अंदर उस चीज़ को रखता है। ये लेटेंट स्पेस क्या है, एक लोअर डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, एक हिडन लोअर डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर ये कॉम्प्रेस्ड इनपुट को वीएई वेरिएशनल ऑटो इनकोडर रखता है। ठीक है, तो मतलब देखिए, अगर हम देखें कि ये डायरेक्टली जो आपका रॉ टेक्स्ट इमेज है इसको ये डायरेक्टली स्टोर नहीं करता है, ये बेसिकली इसको एक लेटेंट स्पेस में स्टोर कर लेता है। ठीक है ना, तो वही बात है। सवाल आता है कि भाई जो हमारा लेटेंट स्पेस है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। लेटेंट स्पेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंप्रेस कर लेता है। ठीक है, पहले डेटा को कंप्रेस कर लेता है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स को ही स्टोर करता है और जो डायमेंशनलिटी है उसको कम कर देता है। अगले सवाल पे आते हैं, वो ये है कि एडवांटेज और लिमिटेशन ज्ञान का। एक ज्ञान का एडवांटेज बताओ और एक ज्ञान का लिमिटेशन बताओ। तो देखो, ज्ञान का जो एडवांटेज है वो ये है कि वो एकदम अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस या अल्ट्रा रियलिस्टिक डेटा जनरेट कर सकता है। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, जैसे हाई क्वालिटी इमेज बना दिया, हाई क्वालिटी वीडियो बना दिया। ठीक है, जिसको देख के आप समझ नहीं सकते कि ये रियल डेटा है या फेक डेटा है। ठीक है, और दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि भाई ज्ञान में दो टाइप के मॉडल्स होते हैं, हमने पहले डिस्कस किया था, एक था आपका जनरेटर और दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देखो, तो ये दोनों होते हैं जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। तो जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर दोनों का पावर बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर जनरेटर स्ट्रॉन्ग हो गया या डिस्क्रिमिनेटर वीक हो गया तो डेटा रियलिस्टिक नहीं बनेगी, गलतियाँ रहेंगी। या फिर जनरेटर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, आई मीन, और डिस्क्रिमिनेटर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, जनरेटर वीक हो गया, तो भी डेटा में काफ़ी एरर्स आएंगी। तो इसलिए दोनों मॉडल्स को बैलेंस्ड वे में ट्रेन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, सवाल ये है कि आइडिया बिहाइंड डिफ्यूजन मॉडल्स। तो डिफ्यूजन मॉडल्स का मेन आइडिया क्या है, ग्रेजुअली ऐड नॉइस टू द डेटा देन लर्न टू रिवर्स दैट प्रोसेस टू जनरेट न्यू डेटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली जो आपका डिफ्यूजन मॉडल्स होता है इसमें जो एक्चुअल डेटा है उसके ऊपर नॉइस डाला जाता है, जिससे डेटा जो है आपका डिस्टॉर्टेड हो जाता है और उसके बाद उसी नॉइस को हटाया जाता है ताकि जो एक्चुअल डेटा है वो वापस ला सके। तो इस प्रोसेस को जो आपका डिफ्यूजन मॉडल है ये सीख लेता है कि कैसे आपका जो नॉइस है उसको हटाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इमेज जनरेट करता है। तो देखिए, फॉरवर्ड यहाँ पे दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। पहला है फॉरवर्ड प्रोसेस जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या होता है, यहाँ पे पहले रियल डाटा से स्टार्ट करते हैं, जैसे एक इमेज हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, इमेज के ऊपर नॉइस को ऐड करते हैं स्टेप बाय स्टेप।
अभी वो जो पूरा इमेज है वो एक प्योरली रैंडम डिस्टॉर्टेड इमेज बन चुका है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है उसमें। अब हम लोग क्या करते हैं, डिनॉइजिंग करते हैं, जो रिवर्स होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मॉडल जो है वो ये सीखता है कि कैसे हम धीरे धीरे जो है नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम रैंडम नॉइज़ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग उस रैंडम नॉइज़ को हटाते हटाते एक रियलिस्टिक इमेज बना देंगे। ठीक है, तो ये बात है। पहले blurring an image until it's completely random, then gradually removing the blur, learning to remove the blur step by step। ठीक है, ये सिखाया जाता है डिफ्यूजन मॉडल्स में। अगला सवाल जो हमसे पूछा जाता है, प्राइमरी गोल ऑफ डेटा ऑगमेंटेशन इन जनरेटिव एआई मॉडल्स। तो बेसिकली जनरेटिव एआई मॉडल्स में डेटा ऑगमेंटेशन हम क्यों करते हैं, किस रीज़न से करते हैं? तो बेसिकली हम लोग डेटा ऑगमेंट करने का मतलब क्या है, सिंथेटिक डेटा या फेक डेटा ट्रेनिंग डेटा सेट में ऐड करना। इससे क्या होता है कि आपका जो मॉडल है वो जनरलाइज और बेहतर तरीके से कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, और डाइवर्सिफाइड होने के कारण आपका जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और मॉडल उससे काफ़ी अच्छी तरीके से सीख सकता है, जिससे वो जनरलाइज अच्छा कर सकता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, टू इंक्रीज द डाइवर्सिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द ट्रेनिंग डेटा सो दैट द मॉडल लर्न्स बेटर एंड जनरलाइजेस वेल। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो डाइवर्सिटी और क्वांटिटी है ट्रेनिंग डेटा का, इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि जो मॉडल है वो अच्छे से सीख सके और जनरलाइज कर सके। इससे क्या होता है, आपका मॉडल का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, जनरलाइजेशन बढ़ता है। जो अगर लिमिटेड डेटा है, अगर मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर क्लास की बस 10 डेटा है, ठीक है, और मुझे ज़्यादा चाहिए, तो हम उसके ऊपर और डेटा डाल सकते हैं, ऑगमेंटेड कर सकते हैं सिंथेटिक डेटा, जिससे डेटा का साइज बढ़ जाएगा और फिर वहाँ से मॉडल को बहुत सारा डेटा मिल जाएगा सीखने को। ठीक है, तो ऐसा है। ओके, तो अभी जिस बारे में बात करेंगे, जिस विषय पे, वो है फजी सेट। फजी सेट क्या होता है? तो देखो, फजी सेट एक ऐसे टाइप का सेट होता है जहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उसमें डिग्री ऑफ मेंबरशिप होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ मेंबरशिप होती है। मतलब क्या, एक फजी सेट में जैसे देखिए, अगर जो क्लासिकल सेट होता है या क्रिस्प सेट होता है उसमें वैल्यू या तो ज़ीरो होगा या फिर वन होगा। मतलब वन है मतलब वो एलिमेंट मौजूद है, और अगर ज़ीरो है इसका मतलब वो एलिमेंट उस सेट में नहीं है। लेकिन फजी सेट में क्या होता है, कोई एलिमेंट जो है वो पार्शियली बिलोंग कर सकता है, यानी मेंबरशिप का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में हो सकता है, जैसे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा। ठीक है, तो वही बात है, जैसे अगर हम लोग इस एग्जांपल को देखें, टॉल पीपल, तो जिनका हाइट 150 सेंटीमीटर है, तो ये ज़्यादा तो टॉल है नहीं। ठीक है, तो 0.2 हम मान लेंगे। ठीक है, 170 सेंटीमीटर मतलब 0.6, मतलब मॉडरेटली अच्छा खासा टॉल है। 190 सेंटीमीटर यानी 0.9, या तो बहुत ज़्यादा टॉल है। तो यहाँ पे ये जो टॉलनेस है इसके अलग अलग डिग्रीज होती हैं, तो वही बात है। अब इतना वो नहीं करना है डीप। तो मेंबरशिप फंक्शन इन फजी लॉजिक, ये क्या होता है? देखो, मेंबरशिप फंक्शन एक ऐसे टाइप का फंक्शन होता है जो कि ये डिफाइन करता है कि एक एलिमेंट कितना एक फजी सेट के अंदर बिलोंग कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपका कोई एलिमेंट में का मेंबरशिप फंक्शन 0 है, इसका मतलब वो एलिमेंट फजी सेट में नहीं है। अगर 1 है, इसका मतलब वो एलिमेंट टोटली प्रेजेंट है इन दैट फजी सेट, फुल्ली ए मेंबर। और अगर 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू है, इसका मतलब पार्शियली प्रेजेंट है, पार्शियल पार्टिसिपेशन। ओके, ऐसा है। अब अगर हम लोग एक बात देखते हैं, फजी सेट हॉट टेम्परेचर। ठीक है, अब हॉट तो अलग अलग लेवल्स के हो सकते हैं, 40 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, सभी हॉट है। तो वही मेंबरशिप फंक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि 20 डिग्री मतलब 0.1, मतलब बहुत कम हॉट है। 30 डिग्री 0.5, 40 डिग्री मतलब 0.9। देखिए, अभी हम लोग बात करेंगे क्रिस्प सेट और फजी सेट के बारे में। तो क्रिस्प सेट क्या होता है, क्लियर एग्जैक्ट मेंबरशिप होता है, या तो हाँ होगा या फिर ना होगा। फजी सेट क्या होता है, ग्रेजुअल मेंबरशिप, पार्शियल बिलोंगिंग, जैसा मैंने बोला। ठीक है, या तो एक मेंबर आपका प्रेजेंट होगा या नहीं प्रेजेंट होगा, ये होता है क्रिस्प सेट में। लेकिन जो फजी सेट होता है इसमें या मेंबर के पार्टिसिपेट होने की एक डिग्री होती है, यानी 0.5 के नीचे यानी वो मेंबर प्रेजेंट है, बहुत बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है। 0.5 के ऊपर है यानी वो मेंबर प्रेजेंट और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जैक्ट, प्रिसाइज, ये सब हम लोग क्रिस्प सेट में कर सकते हैं, लेकिन फजी सेट में एक प्रोबेबिलिटी या अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। तो अगला सवाल है मैमडैनी और सुगिनो फजी मॉडल्स के बारे में। तो ये देखो, मैमडैनी और सुगिनो फजी मॉडल्स, ये कुछ टाइप के फजी इन्फ्रेंस सिस्टम है जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर कंट्रोल पाने के लिए। हाँ, मतलब फजी लॉजिक में हम यूज़ करते हैं ताकि हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, तो मैमडैनी फजी मॉडल क्या करता है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए फजी सेट का यूज़ करता है। ठीक है, आउटपुट भी फजी सेट होता है और इनपुट भी फजी सेट होता है, और जो आउटपुट है उसको बाद में हम लोग एक क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर टेम्परेचर हाई है तो फ़ैन का स्पीड बहुत फास्ट है। ठीक है, ऐसा चीज़ है।
सुगिनो फजी मॉडल क्या होता है, ये बेसिकली इनपुट में एक फजी सेट ले सकता है, लेकिन आउटपुट में ये डायरेक्टली एक क्रिस्प वैल्यू या मैथमेटिकल फंक्शन देता है, कोई फजी सेट नहीं देता। ठीक है, तो ऐसा है, मतलब एक फार्मूला बन जाता है जो आपका सुगिनो मॉडल है। ठीक है, ईजी है। लेकिन जो आपका मैमडनी है, ये एक फजी सेट ही इनपुट में लेता है और आउटपुट में फजी सेट देता है, फिर इसको बाद में एक फंक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। ठीक है, अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं तो मैमडनी मॉडल में आपको डीफजिफिकेशन करना होता है। डीफजिफिकेशन मतलब आप फजी सेट से अगर क्रिस्प सेट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं डीफजिफिकेशन। तो ये इसकी ज़रूरत होगी मैमडनी में, लेकिन सुगिनो में नहीं लगेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली डीफजिफिकेशन उस मॉडल में बाय डिफ़ॉल्ट ही प्रेजेंट है। मतलब उसका आउटपुट हमेशा ही आपको एक क्रिस्प सेट ही मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटेशन जो है बहुत स्लो होता है, सुगिनो में कंप्यूटेशन फास्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि फजी सिस्टम हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो फजी सिस्टम हम लोग एसी मशीन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे भी वही मेंबरशिप फंक्शन का यूज़ करके हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं कि टू हॉट या टू कोल्ड के बीच में भी तो बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो वही सारे जो वैल्यूज़ हैं उनको मेंबरशिप फंक्शन के यूज़ करके कंट्रोल करते हैं, कार्स में, वॉशिंग मशीन में, ट्रैफिक सिस्टम में, जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है ना। तो वही बात है, जैसे यहाँ पे एग्जाम में क्या लिखना होगा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ फजी सिस्टम इज एन एयर कंडीशनर दैट यूज एडजस्ट कूलिंग बेस्ड ऑन टेम्परेचर। और ये कैसे करता है, यूजिंग द फजी रूल्स इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड थ्रेशोल्ड। तो अगला क्वेश्चन है डीफजिफिकेशन हम किसे कहते हैं। डीफजिफिकेशन का मतलब है कि एक फजी आउटपुट सेट को अगर हम लोग एक क्रिस्प आउटपुट सेट में कन्वर्ट करें, यानी एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करें, इसे हम बोलते हैं डीफजिफिकेशन। ठीक है, जैसे फजी सिस्टम कैसा आउटपुट देता है कि अगर आपका वैल्यू 0.6 है, यानी स्पीड क्या है, मीडियम है। अगर आपका वैल्यू देखो, अगर 0.6 है, ठीक है, तो स्पीड को मीडियम कर दो। ठीक है, अगर 0.4 है तो स्पीड को हाई कर दो। ठीक है, और डीफजिफिकेशन इसको कैसे कन्वर्ट कर लेता है, सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू एग्जांपल 70 किलोमीटर पर आवर, वही मतलब सीधा सीधा फजी सेट को क्रिस्प सेट में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं डीफजिफिकेशन। तो देखिए, दो कॉमन डीफजिफिकेशन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है आपका सेंट्रॉइड मेथड। ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड भी हम कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ मेथड है और ये बेसिकली सेंटर ऑफ एरिया को फाइंड करता है। और दूसरा वाला क्या है, मीन ऑफ मैक्सिमम, MOM। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, उन वैल्यूज़ का एवरेज लेता है जहाँ पे आपका मेंबरशिप सबसे ज़्यादा है। जिनका भी मेंबरशिप सबसे ज़्यादा, उन वैल्यूज़ को उठाता है और फिर उनका एवरेज कर लेता है। और वो बेसिकली पीक वैल्यूज़ पे ही फोकस करता है, नॉन पीक वैल्यूज़ पे फोकस नहीं करता। और ये सिंपल और फास्ट है। तो मीन ऑफ मैक्सिमम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। ठीक है, तो डीफजिफिकेशन का एक मेथड देखेंगे जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। तो ये मेथड क्या करता है, बेसिकली एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेथड है। यहाँ पे हम लोग एक फजी सेट को एक क्रिस्प सेट में कन्वर्ट, यानी फजी जो सेट है उसको हम लोग एक क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, बाय फाइंडिंग द सेंटर पॉइंट। ठीक है, वो बैलेंस पॉइंट हम फाइंड करेंगे, उसी पॉइंट से हम लोग क्रिस्प वैल्यू निकाल सकते हैं। वो पॉइंट कौन सा है, बेसिकली एरिया अंडर द मेंबरशिप फंक्शन कर्व है। वो पॉइंट हम क्यों फाइंड करते हैं, उसमें वो जो फजी आउटपुट है वो परफेक्टली बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास ऑफ ए शेप जैसा। तो वही हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, यानी वो सेंट्रल पॉइंट, बैलेंस पॉइंट, जहाँ पे ये बहुत ही आसानी से पूरा बैलेंस हो जाता है। और वो एरिया अंडर द मेंबरशिप कर्व होता है। ठीक है, तो बेसिकली फजी सेट को हम मान सकते हैं कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है और सेंटर्ड वो पॉइंट है जहाँ पे ये फजी सेट जो है परफेक्टली बैलेंस कर सकता है। ठीक है, तो ये बात है। तो देखिए, बाइसेक्टर मेथड क्या है। बाइसेक्टर मेथड इज ए डीफजिफिकेशन टेक्निक दैट फाइंड्स द पॉइंट विच डिवाइड्स द एरिया अंडर द मेंबरशिप कर्व इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, तो देखिए, जो बाइसेक्टर मेथड है वो एक ऐसा डीफजिफिकेशन टेक्निक है जो बेसिकली एक ऐसा पॉइंट निकालता है जिससे अगर हम लोग बाइसेक्ट करेंगे तो वो जो मेंबरशिप फंक्शन के नीचे जो एरिया रहेगा वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब उस पॉइंट के अगर ऊपर हम लोग बाइसेक्ट करेंगे, उसको काटेंगे, तो जो आपका एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है, मेंबरशिप कर्व के नीचे जो एरिया है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अगला जो सवाल है ये है कि फ़ज़ी क्लस्टरिंग हम किसे कहते हैं। तो देखो यार, फ़ज़ी क्लस्टरिंग एक ऐसा क्लस्टरिंग टेक्निक है जहाँ पे एक पॉइंट अलग अलग फ़ज़ी क्लस्टर्स में बिलोंग कर सकते हैं और हर एक क्लस्टर में उनकी जो मेंबरशिप की डिग्री होगी वो अलग होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फ़ज़ी क्लस्टरिंग एक ऐसा क्लस्टरिंग टेक्निक है जहाँ पे कोई एक पॉइंट अलग अलग क्लस्टर में बिलोंग कर सकता है और हर एक क्लस्टर में उस पॉइंट की मेंबरशिप की जो डिग्री होगी वो अलग होगी। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका हार्ड क्लस्टरिंग, जहाँ पे हर एक पॉइंट सिर्फ एक ही क्लस्टर में बिलोंग करता है, बाकी में नहीं करता। और फजी क्लस्टरिंग क्या होता है, उसमें एक पॉइंट मल्टीपल क्लस्टर्स में बिलोंग कर सकते हैं।
अब हम लोग बात करने वाले हैं फजी डिसीजन मेकिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला क्या है, अनसर्टेनिटी को हैंडल कर लेता है और वेगनेस को भी हैंडल कर लेता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, वो ह्यूमन थिंकिंग जो है उसको मिमिक भी कर लेता है, ठीक है, बाय यूजिंग लैंग्वेज रूल्स लाइक इफ़ एंड देन, ठीक है। फिर वो क्या है, फ्लेक्सिबल भी होता है और एडेप्टिव भी होता है, यानी ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी हैंडल कर सकता है, नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को भी हैंडल कर सकता है, ठीक है। और इसको हम लोग रूल्स को चेंज करते हुए मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये इनकम्प्लीट डेटा के साथ भी वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए टाइप 2 फजी सेट क्या होता है। टाइप 2 फजी सेट एक ऐसे टाइप का फजी सेट होता है, अगर सीधा सीधा देखें तो टाइप 2 फजी सेट हमारे टाइप 1 फजी सेट का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो टाइप 1 फजी सेट में जो भी वैल्यूज़ होते हैं सेट के अंदर वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ होते हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा। लेकिन टाइप 2 फजी सेट में जो आपके सेट के अंदर वैल्यूज़ होते हैं वो खुद फजी होते हैं, यानी वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते, मतलब उन एक रेंज दिया रहेगा कि ये जो वैल्यू है ये शायद इस रेंज से इस रेंज के बीच में बिलोंग करेगा, लाई करेगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया जाएगा। यही होता है टाइप 2 फजी सेट में। अगला सवाल जो हमसे पूछा गया वो ये है कि फजी लॉजिक का कंट्रोल सिस्टम में क्या एप्लीकेशन है, ज़रा बताओ। तो देखो, जो फजी लॉजिक का कंट्रोलर है ये बेसिकली टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, ठीक है, यानी एसी का जो कूलिंग है उसको रूम टेम्परेचर के बेसिस में एडजस्ट करता है और डिज़ायर्ड कंफर्ट लेवल के बेसिस पे भी एडजस्ट करता है, ठीक है। मतलब बेसिकली टेम्परेचर के हिसाब से जो एसी का कूलिंग है, एसी का जो वो मोड है, कूलिंग मोड, उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। और ये पूरा फजी लॉजिक पे ही काम करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एसी का जो कूलिंग मोड होगा वो 16 या 17 हो जाएगा, यानी जो बहुत ज़्यादा कूल करना पड़ेगा। टेम्परेचर मीडियम है तो कूल भी मीडियम ही करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर लो है तो कूलिंग भी बहुत लो हो जाएगी, ठीक बात है। सवाल हमसे ये पूछा जाता है कि हाउ डज फजी लॉजिक कंट्रीब्यूट टू इमेज प्रोसेसिंग। तो देखो, फजी लॉजिक किस तरह से इमेज प्रोसेसिंग को कंट्रीब्यूट करता है। वो बेसिकली अनसर्टिनिटी को, फजी लॉजिक क्या करता है, किसी इमेज में जो अनसर्टिनिटी है, ठीक है, उसको हैंडल करता है, वेगनेस को हैंडल करता है और इम्प्रिसिशन इसको हैंडल करता है। जैसे मान लीजिए नॉइज़ हो गया, कहीं किसी जगह पे मान लो इमेज में हाईली नॉइज़ है, आपको पता नहीं कि इमेज की इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कि लाइटनिंग कितनी होगी, यहाँ पे डार्क कितना होगा, ये सारी जो भी अनसर्टेन चीज़ें हैं इन सबको हम फजी लॉजिक से सेट कर सकते हैं ताकि आपका इमेज थोड़ा रियलिस्टिक लगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फजी रूल्स का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग नॉइज़ और एक्चुअल इमेज के बीच में डिस्टिंक्शन कर सकें, इस तरह से, ठीक है। हम लोग कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस को भी फजी लॉजिक से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा जैसे मेंबरशिप की वैल्यू बहुत हाई हो गई 0.9 तो इमेज क्या हो जाएगा, ब्राइट। अगर मेंबरशिप की वैल्यू बहुत लो हो गई जैसे 0.1 या 0.2, इमेज हो जाएगा डार्क। तो वही बात है। अब अगला सवाल है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंबरशिप डिग्री इन ए फजी लॉजिक। फजी लॉजिक में मेंबरशिप डिग्री का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये बेसिकली मेंबरशिप डिग्री जो कि 0 से 1 के बीच में होता है, वो ये दिखाता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू उस सेट में कितना बिलोंग करता है। अगर 0.5 से ऊपर है तो उसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, 0.5 से नीचे है तो उसका वीक प्रेजेंस है, 0.5 है तो बराबर प्रेजेंस है, मीडियम जिसको बोलते हैं, ठीक है।